आइए आईएमएफ। अब मैंने आपको ना कल बताया था कि आईएमएफ का एक्चुअली मतलब क्या है, ठीक है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आईएमएफ काम क्या करता है, आईएमएफ ना पहली बात तो कंट्रीज को ना एक मैनुअल देता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीओपी मैनुअल। बीओपी मैनुअल। अभी इसने 6th मैनुअल दिया हुआ है जो हर कंट्री अडॉप्ट कर रही है। किस चीज के लिए अडॉप्ट कर रही है कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट किसी और कंट्री गवर्नमेंट के साथ, या फिर कोई किसी कंट्री का प्राइवेट पर्सन किसी और कंट्री के प्राइवेट पर्सन के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, उन सारी ट्रांजेक्शन्स को आरबीआई इस मैनुअल में डॉलर के फॉर्म में क्या करता है, उसको नोट डाउन करता है, और उसके बाद वहां देखा जाता है कि करंट अकाउंट में है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बैलेंस चल रहा है, वो सारी चीज देखी जाती है। अगर कोई भी बीओपी अगर उसमें सारा ऐड कर दिया गया है, ठीक है, ऐड कैसे, जब बीओपी निकलेगा कैसे, जब आप करंट अकाउंट को प्लस में कैपिटल अकाउंट को प्लस में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट को मर्ज करोगे तो आपका क्या निकलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट निकलेगा। अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है तो वेरी गुड, फिर आप क्या करोगे, सरप्लस वाला पैसा आरबीआई के पास जो रिजर्व अकाउंट खुला हुआ है ना, उसमें आप डाल दोगे। अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव आया है तो क्या 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 करोगे, पहले करोगे अकोमोडेटिंग कैपिटल, ध्यान है, उसके बाद क्या करोगे, अगर फिर भी माइनस हो गया, फिर भी बचा हुआ पेंडिंग है बीओपी, तो आप क्या करोगे, इस अकाउंट से यहां पे ट्रांसफर करवा लोगे रिजर्व से, और फिर भी बच गया तो आपके पास एक कोटा दिया हुआ है आईएमएफ ने, वहां से जाके आप क्या कर दोगे, लोन ले लोगे, ठीक है। तो आईएमएफ क्या करता है, जनरली बीओपी कंट्रीज की बीओपी, जिन कंट्रीज की बीओपी क्या है, नेगेटिव है, उन कंट्रीज की बीओपी को करेक्ट करने का काम करता है कौन, आईएमएफ। क्लियर। आइए तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी, इसमें हमने एक चीज देखी थी, इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होगी, तो जो भी जितने भी वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास कितनी ज्यादा जो पोजीशन है वो कितनी ज्यादा लिक्विड फॉर्म में है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल लिक्विडिटी, ठीक है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा, वही चीज कि हाँ भी जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास फॉरेन करेंसी के जितने भी रिजर्व्स पड़े हैं वो कितने ज्यादा हैं, जितने ज्यादा होंगे वो उतनी ज्यादा लिक्विड कंडीशन में होगी, ठीक है। अच्छा, मैंने इससे पहले थोड़ी सी एक स्टोरी भी बताई थी आप लोगों को, अगर ध्यान है तो रुकिएगा। हुआ क्या था, वही वर्ल्ड वॉर वाली 1914 से लेके 1918 तक है ना, ये वर्ल्ड वॉर चला, उसका बैड इंपैक्ट पड़ा था प्रोडक्शन पर, बैंकिंग में भी हमने डिस्कस किया, जहाँ पे यूएसए का बैंक जो है वो डूब गया था। फिर 1929 से 30 के बीच में जो है वो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसकी वजह से। फिर 1939 से लेकर 45 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला था, जहां पर बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हुई। तो वहां से ना दो बंदे निकल कर आए, दो बंदे कौन कौन से निकल कर आए थे, एक तो आए थे मिस्टर डेक्स्टर वाइट पूरा नाम था इनका, ठीक है, और एक थे मिस्टर जे.एम. केन्स, ठीक है, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में जेएम केन्सियन थ्योरी भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो मिस्टर डेक्स्टर वाइट और मिस्टर जेएम केन्स निकल कर आए, ये दोनों के दोनों इकोनॉमिस्ट थे। 1944 में ये लोग आए थे और इन्होंने कहा कि यार ये जो वर्ल्ड वॉर की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है ना, हमें वर्ल्ड वॉर पहली बात तो होने नहीं देना, दूसरा जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई है हम लोग इनको सही करेंगे, जो भी पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं हम इन चीजों को क्या करेंगे, सही करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। इन्होंने एक मीटिंग करी, बहुत बड़ी वाली मीटिंग, और उस मीटिंग का रिजल्ट, मीटिंग कब हुई थी, 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 1944 को ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के का जो रिजल्ट निकला था, ठीक है, वो रिजल्ट निकला था कब, 27 दिसंबर 1945 को। और इसका जो रिजल्ट था वो दो रिजल्ट थे, एक तो रिजल्ट था क्या, आईएमएफ था, और एक रिजल्ट था आईबीआरडी। मैंने कल आपको आईबीआरडी के बारे में बताया था, वर्ल्ड बैंक होता है, आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो रिजल्ट थे 1945 में, एक तो आईएमएफ था, दूसरा वर्ल्ड बैंक था। ये सारी की सारी चीजें उस दौरान पर हुई थी, ठीक। उसके बाद ये इंटरनेशनल लिक्विडिटी करवा दिया, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी का कोई वो इशू नहीं है। उसके बाद हाँ, देयर आर 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मनी और मीडियम ऑफ पेमेंट। इंटरनेशनल लेवल पे जाके ना आपके पास 3 तरह की ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली 3 तरह के मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं। कौन कौन से मीडियम है, पहला है गोल्ड, दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज और तीसरा है एसडीआर।
ठीक है, हमने ये सारी वैसी चीजें पढ़ी हुई हैं। गोल्ड पता है आपको, एसडीआर पता है, एसडीआर हमने पढ़ा था बैंकिंग में। और फॉरेन एक्सचेंज बोले तो फॉरेन एक्सचेंज में हम लेके चलते हैं डॉलर एंड पाउंड स्ट्रेलिंग, जो कि आज के टाइम पे हम लोग 4-5 लेके चल रहे हैं, वो हम देख लेंगे। फिर उसके बाद है दीज फॉर्म्स। अच्छा, इसमें ना दो तरह की लाइन्स होती है, एक तो होती है फर्स्ट लाइन और एक होती है सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन वो वाली लाइन है जो फॉरेन करेंसी रिजर्व खुद आरबीआई के पास पड़ा है। मान लो देखो तुम्हारे पास बिजनेस चलाना है तो दो तरीके का पैसा हो सकता है, एक तो खुद का आपके पास हो सकता है ओन मनी, और दूसरा हो सकता है जो आपने बोरो की है, जो आपने बोरो की है। तो ओन मनी जो आपका खुद का पैसा है उसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। लेकिन आपने किसी से बोरो किया है, किसी कंट्री से ले लिया पैसा, किसी और जगह से आपने पैसा उठा लिया, उन सभी पैसे को क्या कहते हैं, सेकंड लाइन ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो दो तरह की लाइंस हैं, पहली है फर्स्ट लाइन, दूसरी है सेकंड लाइन। पहली वो वाली लाइन है जहां पे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स आपके खुद के पास पड़ा है, जो आरबीआई के पास पड़ा है, उसे कहते हैं फर्स्ट लाइन। और जो आपने किसी और से मांग लिया, कहीं से अरेंज करवा लिया, उसे कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें बताई हुई हैं। फिर है यहां पर अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया इंक्लूड, फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड होगा तो मेंटेन किया गया है आरबीआई ने। पोर्टफोलियो कंपेरिजिंग मेजर करेंसीज कौन कौन सी है, डॉलर है, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, जैपनीज येन है, इज वैल्यूड यूएस डॉलर। इन सब की कहां कैसे करी जाएगी, यूएस डॉलर में इनकी वैल्यू करी जाएगी। एज बीओपी इज मेड इन यूएस डॉलर। मैंने आपको पहले बताया कि आईएमएफ का जो मॉड्यूल है वो किसके अंडर बनता है, यूएस डॉलर के अंदर बनता है। सेकंड है एसडीआर, थर्ड है गोल्ड होल्डिंग ऑफ आरबीआई, और फोर्थ है रिजर्व ट्रांचे पोजीशन इन दी आईएमएफ। जैसे कि डब्ल्यूटीओ में हमने किया तो डब्ल्यूटीओ में जो सब्सिडीज थी, सब्सिडीज उनका नाम क्या दिया गया था डब्ल्यूटीओ की भाषा में, उसको कहते थे बॉक्सेस, ध्यान है। वैसे ही आईएमएफ की भाषा में लोन वर्ड का जो एक अल्टरनेट निकाला है उसे कहते हैं ट्रांचे। क्या कहते हैं, ट्रांचे। तो हर कंट्री को कुछ कोटा प्रोवाइड कराया गया है, तो आईएमएफ से कितना कितना आप लोन ले सकते हैं उसे कहते हैं ट्रांचे पोजीशन। इज इट क्लियर यहां तक? ठीक है, ये सभी को ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है कब स्टैब्लिश हुआ। मैंने बता दिया 27 दिसंबर 1945 को। 29 कंट्रीज थी, कंट्रीज का नेम भी याद करो तो चल जाएगा कम। ठीक है, आया कैसे था, ये इनकी एक दो मीटिंग चली थी जो 1944 में किसने करी, मिस्टर डेक्स्टर वाइट ने और जेएम केन्स ने। इन दोनों ने मीटिंग करी और इस मीटिंग का रिजल्ट ये आया कि हम दो चीजें बनाते हैं। अब ये दोनों अगर मैंने कल करवाई थी याद हो तो, ये दोनों ना फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आईबीआरडी उन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कराती है, उन कंट्रीज को पैसा देती है जो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर के दौरान पे डिस्ट्रॉय हुई थी, और आईएमएफ उन कंट्रीज को पैसा देती है, उन कंट्रीज को पैसा प्रोवाइड कराती है जिनका बीओपी क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों कैसी हैं, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर आईएमएफ का काम क्या क्या है, प्रमोट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को। ठीक है, फैसिलिटेट करता है कि कैसे कैसे चीजें एक्सपेंड हो, कैसे जो बैलेंस ग्रोथ हो इंटरनेशनल ट्रेड में। प्रमोट करता है एक्सचेंज स्टेबिलिटी को, असिस्ट करता है चीजों को, मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स को। ठीक है, ये सारी चीजें कौन करता है, आईएमएफ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ पर्पस में। पर्पस भी इसके लगभग वही सेम चीजें हैं। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब आज के टाइम पे याद करके जाना है 189 मेंबर्स है, सॉरी गवर्नर्स हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कितने, 189 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। कैसे कैसे होगा वो भी मैंने आपको ना करवाया था कुछ अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव गवर्नर्स की वैसे मैंने उसमें करवाया था, उसका देख लेते हैं अभी। एग्जीक्यूटिव वाला कहाँ गया, एग्जीक्यूटिव वाला, एक मिनट रुको, हाँ यहीं पे था, ये रहा। ठीक है, 189 वाला है। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें ऐसे किया गया था कि पहले ना जो है 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बनाए गए थे। ये टोटल मेंबर्स कितने हैं, 189 है। ठीक है, टोटल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 189 है। अब इनमें से क्या हुआ, 24 जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बनाए गए। क्या बनाए गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब इसमें से हुआ क्या, 8 और 16 में डिवाइड करे गए, 8 और 16 में डिवाइड करे गए। 8 तो वो लोग हैं, 8 तो ऐसे गवर्नर्स हैं जो मेजर हैं। ठीक है, जो जैसे यूएसए है, जापान, जर्मनी, फ्रांस वाले याद हो तो आपको। ठीक है, वो ये यहाँ पे लिखा भी होगा,
888 the board of governors which all members are considered represented the highest authority governing the IMF. It usually meet once a year at the annual meeting of the IMF. Each member country appoints a governor, usually the country's minister of finance. कौन जाएगा? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जाएगा. अगर वो नहीं है वहां पर, मतलब यहाँ पे निर्मला सीतारमन जाएगी. अगर वो नहीं है तो कौन जाएंगे? शक्तिकांत दास जी जाएंगे. इट्स ऑफ इट्स सेंट्रल बैंक एज अ अल्टरनेटिव गवर्नर बन के. The board of governor decides on major policy issues but has delegated day-to-day decision making to the executive board. Consists of 24 directors. कौन से? 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं. द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कब मिलेंगे? 3 टाइम्स मिलेंगे एक वीक में. फुल डे सेशन होगा एट द फंड और हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन डीसी में. द IMF 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं? ये रहे. यूएसए है, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके अलोंग विद चाइना, रशिया एंड सऊदी अरेबिया. तो ये क्या है? 8 तो हैं ये वाले. बाकी जो 181 कंट्रीज बच गई, यहां से तो देखो ऐसा हुआ ना, 189 कंट्रीज थी, उसमें से 8 कंट्रीज के तो खुद के गवर्नर्स आ रहे हैं. कैसे कैसे? खुद के गवर्नर्स आ रहे हैं उन 8 कंट्रीज जो मेजर हैं. बाकी जो 181 कंट्रीज बच गई, उनमें से ना 16 जो है वो अपॉइंट करे गए हैं. 16 कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया जो है वो इंडिया खुद को रिप्रेजेंट करता है, बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करता है, श्रीलंका को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ भूटान को रिप्रेजेंट करता है. तो बाकी जो 16 हैं ये अलग, एक कंट्री एक गवर्नर जो होगा, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होगा, वो अपने के अलावा 4, 5, 6, 7, 8 जो भी कंट्रीज हैं उनको, आसपास की कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा. तो इंडिया किस किस को करेगा? बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को इंडिया खुद के साथ साथ. ठीक है, तो ये इसका कुछ मैनेजमेंट था. इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछेगा. यस बोलिए. चलिए अब बात करते हैं एसडीआर की. एसडीआर में कुछ खास था नहीं. एसडीआर में सिर्फ एक ही चीज मैंने आपको बोली थी, वैसे पढ़ाया सारा ही था. बस एसडीआर में एक चीज मेन जो चीज थी वो ये थी कि इसमें करेंसी कौन कौन सी आती है. तो मैं आपको करेंसी दिखा देता हूं. यहाँ पे ना लिखी हुई थी, बट चलो मैं एक बार अलग से वैसे लिख देता हूँ. अच्छा, एसडीआर होता क्या है? पेपर गोल्ड है जो इंट्रोड्यूस किया गया आईएमएफ के द्वारा 1969 में. तो कब इंट्रोड्यूस किया गया है ये प्लीज याद रखिएगा. ओके अच्छा, जो मैंने अभी बताई आपको वो पूरी स्टोरी, उसको ना वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, उसको कहते हैं ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस. यहाँ पे ये वर्ड लिखा भी हुआ है, मेरे याद आ गया, ब्रिटन वुड. तो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस भी उसे कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे जो करेंसीज हैं वो कैसे कैसे फॉलो करी गई हैं. ठीक है, तो कौन कौन सी करेंसी है वो देख लो एक बार. यूएस डॉलर है, उसके अलावा यूरो है, उसके अलावा चाइनीज, ये शायद मैंने लिखवाया था जहाँ मुझे याद है, इसमें नोट्स में नहीं थे, मैंने कुछ लिखवाया था ये आपको. चाइनीज रेमबी है. ठीक है, हाँ मैंने ये लिखवाया था. ठीक है, चाइनीज रेमबी को कहते हैं युआन. उसके अलावा जापानीज येन है, जापानीज का येन है. ब्रिटिश का पाउंड है. ठीक है. अच्छा, ये सारे कैसे कैसे हैं, यूएस डॉलर वगैरह ये सब हैं. अभी जो लेटेस्ट जिसको इंक्लूड किया गया है वो कौन सा था? चाइनीज की रेमबी. चाइनीज रेमबी कभी इंक्लूड करी गई थी? 2016 में इंक्लूड करी थी. किसी के पास जो वो चार्ट जो मैंने बनवाया था वो अगर लिखा हुआ है तो प्लीज एक बार सेंड कर दो ग्रुप में, जल्दी से कर दो प्लीज, थोड़ा जल्दी करना. देखो ये करेंसी प्लस वेटेज थी. वेटेज आपको वैसे ज्यादा याद रखनी नहीं है, एक आधे की याद कर सकते हो. जैसे यूएस डॉलर की रिवाइज्ड करेंसी है, रिवाइज्ड वेटेज ये वाली है, वेटेज 2016 की. ठीक है. मेन जो याद करना है वो है ये रेनमेंबी का, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हुआ है अभी लेटेस्ट ऐड जो करेंसीज है ना उनमें लेटेस्ट ऐड हुआ है. और करेंसी कौन सी? एसडीआर वाली. ठीक है, जो एसडीआर है, पेपर करेंसी है एसडीआर आईएमएफ की, उसमें इसको इंक्लूड किया गया. चाइनीज रेमबी को 2016 में इंक्लूड किया गया था. तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि लेटेस्ट करेंसी किसको कौन सी इंक्लूड करी गई है. ठीक है, फिर भी मैंने वेटेज लिखा दी है. अगर याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, क्योंकि ऐसे वेटेज पूछेगा नहीं आपसे कभी भी एग्जाम में. ठीक, चलिए आगे. ठीक है, उसके बाद आओ. हाँ जी, ये आईएमएफ के मैंने कुछ लिखवाए थे प्रॉपर तरीके से. ठीक है, ये देख लेना. आईएमएफ का जो भी डाटा है वो सारा, चलो करवा ही देता हूँ, 1 मिनट लगेगा.
हाँ जी, 27 दिसंबर 1945 को ये स्टैब्लिश हुआ था 29 कंट्रीज के साथ। काम कब शुरू किया इसने? 1 मार्च 1947 में शुरू किया। ठीक है, किस चीज के लिए था? करेक्शन करने के लिए, करेक्ट करने के लिए नेगेटिव बीओपी को। ओके, इंडिया रिप्रेजेंट करता है किस किस को? इंडिया खुद को, भूटान को, श्रीलंका को, साथ ही साथ बांग्लादेश को। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 189 है, जिसमें से एग्जीक्यूटिव, अगर देखें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स देखें तो वो कैसे कैसे हैं? 8 ऐसे हैं जो 8 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और 16 ऐसे हैं जो 181 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट करी जाते हैं 2 सालों के अंदर अंदर। और यहाँ का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो एक गवर्नर जो है वो फ्रॉम ईच कंट्री होता है। ठीक है, वो हमने देख लिया। मीटिंग कब करेंगे? पूरे 1 साल में एक बार मीटिंग करेंगे। कौन कौन मीटिंग में जाएगा? तो कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो जाता है। अगर कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो जो आरबीआई का गवर्नर है वो जाएगा डेप्यूटी गवर्नर बनके। स्टाफ में कौन कौन होगा? एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। ठीक है, उसके अलावा नीचे कितने होंगे? 4 डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे। ये सारी की सारी चीजें थी आईएमएफ में। प्रमोट करता है बैलेंस्ड एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को। ओके, हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। 27 दिसंबर 1945 से में स्टैब्लिश हुआ था। ये वाली जो चीज है ये है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर है मेंबर कंट्रीज 189 है। ठीक है, लास्ट भी जो है वो नारू है जो ये इसमें इंक्लूड हुई थी। एसडीआर में नाइदर करेंसी नॉर क्लेम है ये, क्योंकि ये कैसी है? पेपर करेंसी है। पेपर करेंसी है, नोट करेंसी है। ठीक है, 1969 में पेपर गोल्ड आया था। 71 में ब्रिटेन वुड जो सिस्टम था उसको वो कोलैप्स हो गया था, यूएसए का सिस्टम। क्यों? क्योंकि यूएसए ने ना अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दी थी, और डीवैल्यू करने के बाद यूएसए की खुद की करेंसी बहुत गिर गई थी, जिसकी वजह से यूएसए ने मना कर दिया। फिर 1973 में बास्केट ऑफ करेंसीज बनाया गया था। उस बास्केट में अलग अलग करेंसीज को रखा गया है, यूएसए डॉलर को, ब्रिटिश पाउंड को, जापानीज येन को, यूरो को, और चाइनीज रेमबी जो कि 2016 में आया है। ठीक है, तो 1973 याद करके रखना, 1973 में बास्केट ऑफ करेंसीज बनाई गई थी। क्लियर है इतना? आईएमएफ। ठीक है, उसके बाद है आईडीए। आईडीए की फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है, बस अब ये छोटे छोटे आएंगे सारे, मेन था आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कौन सा है? ये है वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्रीज है, पुअरेस्ट कंट्रीज, उनको पैसा प्रोवाइड कराने का काम करता है। इसको जो इसका बड़ा प्यारा नाम है वो है सॉफ्ट लोन विंडो। ठीक है, सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से बड़ा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोन्स मिलते हैं वो 0% पे मिलते हैं, कोई भी कंसेशनल रेट यहाँ पर होता नहीं है। सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है इसे। ठीक है, इसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे? डेवलप्ड कंट्रीज भी होंगी और डेवलपिंग भी होंगी। डेवलप्ड में वो सारी कंट्रीज आएंगी जो G24 कंट्रीज में आती है। सेम चीज हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? वॉशिंगटन डीसी में। 1960 में आया, 173 मेंबर्स हैं। अभी देखो तो आईएमएफ, आईडीए, जो सारी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब का अगर आप देखोगे ना हेडक्वार्टर, तो वो सभी का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा सा ऑफिस है आईएमएफ का, आईबीआरडी का और आईएमएफ का, उन्हीं के बीच में ही एक एक दो चीजें जो है वो बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फोकस किया गया किस पे? प्राइवेट सेक्टर पे, क्योंकि किसी भी कंट्री की अगर रीढ़ की हड्डी कह सकते हो या ये कह लो जो डेवलपमेंट का काम करते हैं वो कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। थर्ड पार्टी रिसोर्स कहा जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी खुद की लीगल एंटिटी है। बेशक ये आईएमएफ के अंडर काम कर रहा है, आईएमएफ के ऑफिस के अंदर एक और ऑफिस है उसके अंदर काम कर रहा है, लेकिन इसकी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। हेडक्वार्टर वहीं वॉशिंगटन डीसी में। आया कब? 20 जुलाई 1956 याद रखना है। मेंबर कंट्री याद हो जाए तो अच्छी बात, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिर है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। कोई अगर इन्वेस्टमेंट होता है, उस इन्वेस्टमेंट पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉर्ट आउट करवाने का काम कौन करेगा? आईसीएसआईडी करेगा। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इसका मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया कहता है भैया यहाँ से कोई पैसा नहीं मिलने वाला, आप इसके मेंबर नहीं बनेंगे। इनसे पूछा गया था कि तुम पैसा दोगे? कहता नहीं। कहता इंडिया कहता बस ठीक है, फिर नहीं दोगे तो हम आपके मेंबर भी नहीं बनेंगे। बाकी इंडिया सभी का मेंबर है। ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, ये ऑटोनोमस बॉडी है खुद की। हेडक्वार्टर सेम वॉशिंगटन डीसी में है। 161 कंट्रीज हैं, 1966 में आया था। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं वो देख लेना। उसके बाद वर्ल्ड बैंक। अभी वर्ल्ड बैंक से पहले वर्ल्ड बैंक, एक मिनट को, वर्ल्ड बैंक कर लो। ठीक है, कर लो, पहले फिर बताता हूँ एक ट्रिक। वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो क्वेश्चन आया है
कम से कम नहीं तो मैं लास्ट 4 से 5 बार कंटिन्यू इसको रिपीट देख रहा हूँ, आज से मतलब बहुत बार हो चुका है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आते कौन कौन से हैं, तो याद रखना IMF नहीं आएगा, क्योंकि IMF खुद अपने आप में खुद अलग चीज है, IMF ना आके बाकी सारी चीजें आएंगी। कौन कौन से? IBRD आएगा, IDA आएगा, IFC आएगा, ICSID और मिगा आएगा, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो किस चीज के लिए, जो वार अफेक्टेड इकोनॉमीज थी पूरे यूरोप में, उनको सही करने के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। असिस्ट करता है डेवलपमेंट के लिए, जो भी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनको। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर और RBI का गवर्नर, वही सेम चीजें, ठीक है। कब कब मीट करेंगे? वंस अ ईयर मीट करेंगे। प्रेजेंट इसको प्रेजेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं, 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वो सारे के सारे काम करके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को प्रेजेंट करेंगे। होगा कैसे कैसे? 5 तो होंगे लार्जेस्ट शेयर होल्डर, बाकी 20 कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे, ठीक। फिर उसके बाद उसके नीचे कौन आएगा? प्रेसिडेंट आएगा, जो कि नो वोटिंग राइट, कोई किसी भी तरह का कोई भी वोटिंग राइट इनके पास नहीं है, एक्सेप्ट जब अगर कोई वोट पड़ते हैं और उस टाइम इक्वल वोटिंग हो जाती है, उसके अलावा कहीं और पे वोट नहीं दे सकते। और इनको असिस्ट, प्रेसिडेंट को असिस्ट करने का काम कौन करेगा? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करेगा, एंड डायरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो इनको असिस्ट करने का काम करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कैसा होगा? अब ना वर्ल्ड बैंक जो है, IBRD है जो, उसने बात बोली है कि ठीक है तुम एक काम करना, हमारे मेंबर तो बनो, लेकिन तुमको ना जो वार डिवास्टेड कंट्रीज है उनको डेवलप करने के लिए कुछ कुछ पैसा लेके आना होगा। तो कैसे कैसे होगा? 2% आप लेके आएंगे किसमें? गोल्ड में। 2% गोल्ड में लेके आएंगे, 18% खुद की करेंसी में लेके आएंगे, और 80% तब लेके आएंगे जब IBRD या वर्ल्ड बैंक जो आपसे पैसा मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तब। सेम चीज हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, 1945 में, या 189 कंट्रीज हैं। वर्किंग क्लोजली किसके क्लोज करता है? मीगा के, IFC के और IMF के। इसके बाद मीगा वही पार्ट है किसका? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क और इन डेवलपिंग कंट्रीज को। किसी भी तरह का अगर रिस्क आ जाता है, मान लो तुमने क्या किया, USA में जाके एक इन्वेस्टमेंट करी, और USA की और इंडिया की किसी बात पे कोई तू मैं हो जाती है, और तो तुमको रिस्क आ गया तुम्हारी FDI पे रिलेटेड, तो मीगा ये कहता है कि कोई बात नहीं, रिस्क बेशक आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पैसा आपको दोबारा लौटा देंगे। तो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रमोट करता है FDI को, ताकि जो भी मतलब प्रमोट ऑब्वियस ही बात होगा, तो ये अगर गारंटी दे दी है तो आपका प्रमोशन होगी। सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, रिड्यूस करेगा पॉवर्टी को, इंप्रूव करेगा पीपल की लाइफ को, और एडवांटेज होगा नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू सब्सटेंशियल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, 1988 में है, 181 कंट्रीज है। अभी दोबारा से आओ एक बार, अब मुझे आपको बताना है एक चीज, इन सभी के याद कैसे कैसे करने हैं, तो देखिएगा बड़े ध्यान से। हाँ जी 1944 में जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके 2 रिजल्ट्स थे, कौन कौन से बताएंगे मुझे? IMF और IBRD। ओके, तो IMF देख रहे हो 1945 में आया, और IBRD जो है वो भी 1945 को आया। क्लियर है? यस प्रतिभा, आकांक्षा, शिवानी, ठीक, डन, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो तो हर एक के जितने भी इससे रिलेटेड है ना, IMF से रिलेटेड, IBRD से रिलेटेड, इनके अंडर ही सारे के सारे हैं। IBRD का ग्रुप हमने देखा, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसे कहते हैं, उसमें IMF को छोड़ के बाकी सारे आ रहे हैं। अब ये सारे जो आ रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के अंदर ही काम कर रहे हैं, बस हाँ इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? वॉशिंगटन DC में। देखो तो क्या वॉशिंगटन DC है? बिल्कुल है। क्या IDA का भी वॉशिंगटन DC है? बिल्कुल है। क्या IFC का वॉशिंगटन DC? बिल्कुल है। ICSID का वॉशिंगटन DC? बिल्कुल है। वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC है? बिल्कुल है, ठीक है। मिगा का वॉशिंगटन DC है? बिल्कुल है। ऐसा है? नहीं बोलोगे? ठीक है, ठीक है। अभी इनके ईयर्स पे आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, ईयर्स 1945 IBRD का और IMF का 1945 होगा, ये नहीं बोलना चाहिए आपको। उसके बाद
देखिए आईडीए, आईडीए 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आईडीए, ठीक है। आईडीए इसको याद रख सकते हो, सॉफ्ट लोन विंडो है, 0% पे आता है, जीरो, तो 1960 से याद रख सकते हो, लास्ट में आया जीरो, ठीक है। वैसे आईडीए पढ़ोगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, आईडीए 1960, ठीक है। आईएफसी, अब सुनो, एफसी, सी सी 56, एफ सी 56, एफ सी 56 याद रहेगा। आई एफ सी, एफ सी 6, एफ सी 56 याद रहेगा। बोलो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आईसीएसआईडी, आईसीएसआईडी 66, सी सी 66 याद रहेगा। हाथ मुंह पैर ट्रिक्स के होते नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं, याद रहेगी चीजें। यस सर। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक सेम चीज 1945 में ड्यू टू ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस याद रहेगा। ओके मिगा, मिगा 1988, दो चीजों का याद करना है, एक तो करना है मिगा का याद और एक करना है आईडीए का याद। आईडी आया 1960 में और मिगा आया 1988 में, बाकी सारी चीजें साफ करके याद कर लेना, सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। आईएमएफ में कोई प्रॉब्लम, आईएमएफ वाले चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम तो प्लीज बताओ। 2 मिनट का गैप दे रहा हूं, जल्दी से पढ़ो समझो फिर बताओ। अनक्टाड रहेगा भाई, अनक्टाड, हाँ अनक्टाड। अनक्टाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये लाइक कैसे है, डब्ल्यूटीओ और अल्टरनेट ऑफ डब्ल्यूटीओ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। मैंने आपको कल बताया था डब्ल्यूटीओ जो है ना, देखो जब मैंने आपको कल करवाया, कुछ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन और कुछ नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो फंडिंग में आपको मैंने आईएमएफ लिखवाया था, आईएमएफ और आईबीआरडी, ठीक है। और इसमें मैंने आपको अनक्टाड लिखवाया था और डब्ल्यूटीओ लिखवाया था, याद है। और डब्ल्यूटीओ मैंने कहा था, ये जो डब्ल्यूटीओ है ये डेवलप्ड नेशंस के लिए काम करता है, लेकिन डेवलपिंग की कोई सुनता नहीं था, जिसकी वजह से एक इंस्टीट्यूट और बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाई गई, जिसका नाम है क्या, अनक्टाड, जो किसकी सुनेगा, डेवलपिंग कंट्रीज की सुनेगा, ठीक है। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, हर कंट्री की गवर्नमेंट के साथ करेगी काम, तो इंटर गवर्नमेंट बॉडी होगी। अनक्टाड इज ए पार्ट ऑफ यूएन सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का पार्ट है। स्टैब्लिश्ड बाय किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड सेक्रेटरीट का पार्ट है तो वही करेगी। रिपोर्ट किसको करेगा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। कॉन्फ्रेंस मीट कब होगी, वंस इन ए 4 ईयर्स। अब इसका जो मेन सिस्टम था वो था जीएसपी, क्या था, जीएसपी। इसकी मेन अचीवमेंट थी अनक्टाड की, ये थी कि ना यहाँ पे जब मैंने कल आपको बताया कि डब्ल्यूटीओ में लोग जा रहे थे डेवलप्ड नेशंस और कहते थे भाई हम पे जो है वो डेवलपिंग नेशंस हाई ड्यूटी लगाती है, फिर डेवलपिंग ने कहा कि भैया आप भी तो जब डेवलपिंग थे आप भी तो हाई ड्यूटी लगाते थे डेवलप्ड वालों पे, है ना, जब नामा की बात करी थी हमने। तो यहाँ पे इसकी मेन अचीवमेंट ये थी, इनका एक रिजल्ट निकला जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये बात बोली गई, अगर अंडर डेवलप्ड वाला डेवलप्ड के साथ कोई ट्रेडिंग करता है तो उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर डेवलप्ड वाला अंडर डेवलप्ड के साथ कोई ट्रेडिंग करता है तो उस पर नॉर्मल ड्यूटी लगाई जाएगी। ये आया था जीएसपी, ताकि डेवलपिंग नेशन को भी डेवलप बनाया जा सके, ठीक है। इसकी कॉन्फ्रेंसेस, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी जनेवा में और सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी न्यू दिल्ली इंडिया में। इसका सिर्फ मेन है, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ अनक्टाड ऐसा है, 2 चीजें मेन है। अनक्टाड एक ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर डिफरेंट है, जिसका हेडक्वार्टर डिफरेंट है, बाकी सारी की सारी चीजें कैसी हैं, सेम है। हेडक्वार्टर इसका डिफरेंट है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ, अब इसको याद करने का तरीका क्या, डब्ल्यूटीओ नॉन फंड ऑर्गेनाइजेशन है और डब्ल्यूटीओ के तर्ज पे ही इस अनक्टाड को भी बनाया गया था। ये डेवलप्ड नेशन के लिए काम करता है, ये डेवलपिंग नेशन के लिए काम करता है। इसका मतलब डब्ल्यूटीओ और इसकी बिल्डिंग, अनक्टाड की बिल्डिंग साथ साथ होगी। ये जो डब्ल्यूटीओ है ये कहां पे था, जनेवा स्विट्जरलैंड में, तो ये भी कहां होगा, जनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रहेगा, ठीक है जी। लो अब ये देख लो लास्ट, गेट पहले पूरा देख लो, जितने भी अभी तक करे थे हमने। गेट 1948 में आया था, उसके बाद 1994 तक मीटिंग चली थी, 8th उरुग्वे राउंड हुआ था, 1995 में डब्ल्यूटीओ आया, ठीक है।
उसके बाद WTO के, ये तो था डेवलप्ड नेशन के लिए, लेकिन डेवलपिंग नेशन के लिए अनकटाड बनाया गया। तो 1995 में WTO आया और 1964 में अनकटाड आया डेवलपिंग नेशन के लिए, ठीक है। ओके, फिर IMF की बात करें तो IMF 1945 में आया। उसके अलावा IBRD 1945 में आया, IFC 56 में आया, IDA 60 में आया, अनकटाड 64 में आया, हालांकि मैंने इस सीक्वेंस में लिखे थे, सारे करवाया था उस दिन। CSS 66 में आया, मेगा 88 में आया, चैप्टर खत्म। कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बताइएगा। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई चीज ना मर्ज कर देनी, कोई चीज मर्ज कर देनी, कोई चीज बांध देनी एक दूसरे के साथ। रीजनल का मतलब क्या है? रीजनल का मतलब रीजन, ठीक है। रीजन बोल तो एरिया के इकोनॉमिक कंडीशन जो है उनको मर्ज कर देना, इस कॉल्ड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। लाइक दोस्त बना दिए, आपस में जो कंट्रीज हैं उनकी दोस्ती करवा दी, एक ब्लॉक बना दिया, एक ट्रेड ब्लॉक बना दिया, ये चीजें कह सकते हैं, ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है किसमें? बिटवीन कंट्रीज में, इन्हें ज्योग्राफिक रीजन टू रिड्यूस करने के लिए टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स को, किस चीज के लिए? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, फैक्टर प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ लेवल देखे थे। लेवल क्या थे? लेवल थे पहले फ्री ट्रेड एरिया, पहले आता है FTA, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले आता है PTA, पहले आता है PTA। PTA क्या होता है? PTA का मतलब होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, आप पहले धीरे धीरे जो भी ग्रुप बनाओगे ना, आपने मान लो ये ग्रुप बना लिया 4-5 कंट्रीज का, ठीक है, ऐसी ये सारी कंट्रीज है, इन सभी कंट्रीज का ग्रुप बना लिया, तो इसमें क्या करोगे, इन कंट्रीज में जो आप ट्रेड कर रहे हैं उनमें जो बैरियर्स हैं उनको धीरे धीरे क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। उसके बाद जब आप उन सभी को रिड्यूस करते करते रिमूव कर दोगे, बोले तो आपका ट्रेड जो है वो टोटली फ्री फ्लो हो गया, जीरो बैरियर लग रहे हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड एरिया कहते हैं, FTA कहते हैं। क्लियर? ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर आप क्या करते हैं, आपकी जो आपका एक ग्रुप है, उस ग्रुप के ना जो पॉलिसीज हैं, लाइक यहां पे ना इस ग्रुप में वो सारी कंट्रीज आती थी नेपाल को छोड़कर। किसको? नेपाल को छोड़कर। तो इस ग्रुप की, इस पूरे ग्रुप की एक पॉलिसी होगी कि नेपाल से अगर हम डीलिंग करेंगे तो हम 20% का टैक्स लगाएंगे, 20% की ड्यूटी लगाएंगे। इसका मतलब इन सभी की एक कॉमन पॉलिसी हो गई। क्या हो गई? कॉमन पॉलिसी हो गई। लेकिन FTA में ऐसा नहीं था। FTA में ये कंट्री अपने हिसाब से नेपाल पे टैक्स लगाती, ये वाली कंट्री अपने हिसाब से लगाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, सभी कंट्रीज ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर नेपाल पे एक कॉमन टैक्स लगा दिया। इसे कहते हैं CU बोले तो कॉमन यूनियन। क्लियर? फिर अगर आपके पास जो है फ्री फ्लो फैक्टर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका फ्री फ्लो होने लग जाता है। किसका? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते तो लैंड का तो खैर हो ही नहीं सकता, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। अगर इन चीजों का फ्री फ्लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने लग जाता है, उसे कहते हैं CM। फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन कह रहा हूं, इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है, जब आपकी करेंसी कॉमन हो जाए, करेंसी भी कॉमन हो जाए, आपके जो कोर्ट हैं वो भी कॉमन हो जाए, आपकी बजटरी और मॉनेटरी पॉलिसी कॉमन हो जाए, तो क्या होगा, उसे कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं इकोनॉमिक यूनियन। उस ग्रुप के अगर पॉलिटिकल पार्टी भी, गवर्नमेंट भी कॉमन हो जाती है, उसे कहते हैं पॉलिटिकल यूनियन। और मैंने ये याद करवाया था दो के ग्रुप में, पहले PTA फिर FTA, ठीक है। फिर उसके बाद CU CM, फिर EU PU, PTA FTA CU CM PU EU, ठीक है। अभी एक एक स्टेप सारा बढ़ता रहेगा। PTA में जो चीज हुई वो FTA में तो होगा, मतलब FTA में PTA तो होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, रिड्यूस आ जाएगा बैरियर्स को। फिर CU में PTA भी होगा, FTA भी होगा, इसकी कुछ खुद की कुछ आ जाएंगी। फिर PTA FTA CU,
फिर उसके बाद कुछ जो करेक्टरिस्टिक थी सीएम की वो भी आ जाएंगी। फिर इसमें पीटीए, एफटीए, सीयू, सीएम सारे आ जाएंगे, और प्लस में ईयू की कुछ कंडीशन, और इसमें पीटीए, एफटीए, सीयू, सीएम, ईयू और पीओ की कुछ कंडीशंस आ जाएंगी, वो भी सारी की सारी अवेलेबल होंगी। तो ये कुछ स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं। वैसे तो 6 होती हैं, बट आपको जनरली बुक्स में देखने को मिलेंगी 5। याद रखना, पीटीए पहले आता है, एफटीए बाद में आता है। पहले रिड्यूस करने का काम करते हैं, फिर रिमूव करते हैं। जैसे कल भी हमने पढ़ा था टेक्सटाइल के ऊपर 10 साल दिए थे, 1995 से 2004, धीरे 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 कम किया, 16%, 18%, याद है। फिर धीरे धीरे उसको जाके 2004 में टोटली 49% रिमेनिंग था, उसको हमने टोटली खत्म कर दिया, और 0% उस पर टैक्स लगने लग गया टेक्सटाइल वाले पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन पढ़ा था, ठीक है। ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन का मतलब क्या था, वो हमने बहुत अच्छे एग्जांपल्स देखा था। आई सजेस्ट कि प्लीज एक बार ना, मैं अभी वो अलग कराने की उसमें नहीं हूँ, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन का एक बार के लिए सिर्फ वीडियो से कर लेना, बस इतना कर लेना, क्योंकि वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल करवाया था। बेशक यहाँ 2 लाइन लिखी हुई है वो, लेकिन आधे पौने घंटे का प्रॉपर एग्जाम्पल था, तो प्लीज वो वहां से करना, ठीक है। ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा, बट वो करना आपको पड़ेगा एक बार वहां से, ठीक है जी। अगर नहीं आए तो मैं अभी बताऊँ, अभी फिर करवाऊँ, अगर नहीं आ रहा तो नहीं कर सकते तो बताओ भाई। हाँ, शिवानी, आकांक्षा, प्रतिभा। वो तो मैंने कर लिया था उसी में। ठीक है, हाँ जी। और सर मैंने भी कर रखा है। ओके, आकांक्षा करवाना है तो बताओ, करवा दूंगा मैं, मुझे कोई इशू नहीं है। यस आकांक्षा, कहाँ गई आकांक्षा? हाँ तो मेरा इंटरनेट बंद हो गया था। ओके ओके, क्या बोला? मैं कह रहा हूँ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन जो है ना, वो एक बार वीडियो से कर लेना, क्योंकि ये लिखा 2 लाइंस में हुआ है, बट वो कम से कम 25 से 30 मिनट का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो प्लीज उधर से कर लेना, अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, अगर नहीं कर सकते तो अभी बता दो, अभी करवा दूंगा, क्योंकि और तसल्ली से करवाना। बट आप मुझे वीडियो लिंक शेयर कर। हाँ, वो किया हुआ है, मैं भेज दूंगा। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के नाम से होगा, उसकी फर्स्ट वीडियो होगी, मैं कर दूंगा, ठीक है। मेरे को याद दिला देना, अगर ना कर पाया तो याद दिला देना, ठीक है। चलिए, फिर है डायनेमिक। हाँ हाँ, अब आओ यूरोपियन यूनियन पर। यूरोपियन यूनियन क्या था? यूरोपियन यूनियन ना, एक्चुअल में हमने भी पढ़ा ना इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें करेंसी भी सेम थी, मार्केट्स भी सेम है, वो सब। तो यूरोपियन यूनियन एक बनाया हुआ है जहां पे 28 कंट्रीज आती हैं। इन कंट्रीज में आपको अगर जाना है तो वीजा की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब ये 28 से हटकर 27 हो चुकी है, क्योंकि यहां से ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हो गया है, जिसको हम कहते हैं ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट, ठीक है, ऐसा कहते हैं ब्रेक्सिट। तो ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हो गया, उसके पीछे भी कुछ उसके जेन्युइन रीजंस कह सकते हो वो थे, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो सारे देख लेना, याद करने की अपने को नीड नहीं है, बस याद इतना करना है कि 28 कंट्रीज थी, अब कितनी है? 27 है। अगर एग्जाम में पूछेगा पहले के अकॉर्डिंग तो 28, अगर आज के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 27। अब गवर्न कैसे कैसे, इसमें 3 तरह की बॉडी थी। एक तो थी ईयू काउंसिल थी, जो रिप्रेजेंट करता है नेशनल गवर्नमेंट को। एक था पार्लियामेंट, जो इलेक्ट किया जाएगा पीपल के द्वारा, और एक था ईयू का स्टाफ। तो ये 3 चीजें थी, तीनों का ध्यान रखना। उसमें करेंसी इसकी कौन सी है? यूरो है। करेंसी कौन सी है? यूरो है। इनमें जितने भी कंट्रीज हैं उनमें ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने यूरो करेंसी को एडॉप्ट कर लिया है, इसलिए हम कहते हैं इनकी एक कॉमन करेंसी है, और एक किसका पार्ट है? यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ओके। इससे पहले मैंने करवाया था आपको इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मैंने आपको कराया था। हेडक्वार्टर ध्यान है? इसका अलग था थोड़ा सा हेडक्वार्टर, ध्यान है भाई? ब्रसेल्स बेल्जियम, हाँ बेल्जियम, ब्रसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज और करवाई थी, वर्ल्ड की जो अनऑफिशियल करेंसी है वो कौन सी थी? यूएस डॉलर थी। और जो ऑफिशियल, वर्ल्ड की ऑफिशियल करेंसी है वो कौन सी है? यूरो है। क्लियर? अभी
यूरो जोन और यूरो में फर्क, यूरो जोन और ईयू में फर्क क्या है? यूरो जोन के अंडर आते हैं 19 कंट्रीज और बाकी जो ईयू है वो सारे उसमें आते हैं सारे की सारी कंट्रीज, 27 की 27 कंट्रीज। ठीक है, हाँ जी ठीक है क्या? अब ये जो अलग अलग डिफरेंस किया गया वो है क्या? यूरो जोन का मतलब वो है कि ऐसी 19 कंट्रीज जिन्होंने यूरो करेंसी को भी अपनाया हुआ है। भाई अपनी करेंसी तो उनकी चल भी रही है, उनकी करेंसी को उन्होंने हटा भी दिया, हटाने के बाद किस करेंसी को अडॉप्ट किया गया है? यूरो करेंसी को। ठीक है, 19 करेंसीज ऐसी हैं जो आती हैं यूरो जोन में, लेकिन कुछ बाकी सारी कंट्रीज को कहां रखा गया है? ईयू में। कंट्रीज सारी उसी के अंडर है, एक प्रॉपर एरिया के अंडर है, लेकिन जिन कंट्रीज ने करेंसी को अडॉप्ट कर लिया उसे कहते हैं यूरो जोन। फिर उसके बाद ये है सेचन एरिया। सेचन एरिया कौन सा एरिया था? जहां पर 26 मेंबर आते थे, 26 कंट्रीज आती थी, 26 कंट्रीज ऐसी थी, ठीक है, जो इस पूरे एरिया में विदाउट एनी वीजा घूम सकती थी, किसी को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन दो कंट्रीज थी, जैसे कि ब्रिटेन था और एक शायद नीदरलैंड था। ये दोनों कंट्रीज ऐसी, सॉरी नीदरलैंड कह रहा हूं, आयरलैंड था। कौन सी? आयरलैंड और ब्रिटेन। इन्होंने इशू उठाया था कि भाई हम अपनी कंट्री में विदाउट एनी वीजा नहीं आने देंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, और उन्हीं प्रॉब्लम के चलते ब्रिटेन ने ईयू से एग्जिट किया था। फिर हिस्ट्री के बारे में मैंने कुछ बताया था, कुछ खास इधर हिस्ट्री में था नहीं, लेकिन इसकी कुछ ट्रीटीज लिखवाई थी मैंने। ठीक है, तो ट्रीटीज लिख लेना। ट्रीटी किसने लिखी हुई है? ट्रीटी लिखी है तो प्लीज एक बार सेंड करो ग्रुप में। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें, ये क्या है? ये ना कुछ ट्रीटीज हुई थी हिस्ट्री में, मतलब बात करें हिस्ट्री तो कुछ ट्रीटीज हुई थी, कुछ जो ये यहाँ तक इकोनॉमिक यूनियन तक पहुंचे हैं ना, तो उसके पीछे कुछ मीटिंग्स हुई थी, कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, उनके बारे में उनके कुछ ईयर्स लिखवाए गए हैं। ठीक है, तो इनके सिर्फ ईयर्स और नाम बस हाँ, बस इतना याद करना है। ठीक है, हाँ चलिए इकोनॉमी में बात करें तो इकोनॉमी में हमने देखा कि ईयू जो है वो ईयू क्या है? सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। किसके बाद? चाइना के बाद। चाइना की फर्स्ट इकोनॉमी है, चाइना फर्स्ट इकोनॉमी पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? ईयू आता है, और थर्ड पे कौन आता है? यूएसए आता है। ये मैंने आपको करवाया था। फिर है न्यूज में ब्रिटेन क्यों आया? न्यूज में ब्रिटेन क्यों आया? क्योंकि ब्रिटेन ने ईयू से एग्जिट करने की मांग करी गई। 2016 में इसने कहा कि मैं ब्रिटेन से ईयू से क्या होऊंगा? एग्जिट होऊंगा। ठीक है, हुआ क्यों ऐसा इसने किया? क्योंकि जो देखो, अब ऑब्वियसली बात, अगर इस पूरे एरिया में आपको कोई वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग अलग कंट्रीज हैं, कोई भी कहीं भी आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, कैसे भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी जो है वो ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। और मेनली जो देखा गया था वो ये देखा गया कि अलग से जो गरीब कंट्रीज थी ना, उससे लेबर्स निकल के, लोग निकल के ब्रिटेन में आ रहे थे, आयरलैंड में आ रहे थे, और वहां पे आने के बाद वहां की जॉब कर रहे थे। जिस जॉब की एक्चुअल वैल्यू थी 500 रुपए, वो लोग आके 200 में कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट डाउन जा रही थी। उनके ब्रिटेन के खुद के बंदों को, खुद के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा था। ये सबसे बड़ा रीजन था। दूसरा, लोग आ रहे थे, वहां पर वुमेन्स के साथ रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, वहां का एरिया जो था वो बहुत ज्यादा कवर हो चुका था, गवर्नमेंट को सारी चीजें संभालने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके वजह से ब्रिटेन ने यह फैसला लिया कि बस अब हम नहीं कर सकते। पहले उन्होंने वीजा मना किया कि हम विदाउट वीजा किसी को एंट्री नहीं देंगे, उसके बाद भी चीजें बढ़ी नहीं संभली, तो उन्होंने कहा हम तो भाई एग्जिट होंगे, अब विदाउट वीजा, विदाउट सारी चीजें हम आपके एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए ब्रिटेन जो है वो न्यूज में भी आया और 2016 में जाके वो एग्जिट भी हो गया था। ठीक है, फिर कुछ इमिग्रेशन क्राइसिस आए थे, वो सारे मैंने बता दिए। 8000 इमिग्रेंट्स जो थे वो ग्रीस के थे, उनको वापस भेजा गया था। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हुई थी, रेफ्यूजीज वगैरह इसमें आ गए थे। ठीक है, ग्रीक डेट क्राइसिस वगैरह इसमें सारा हुआ था। तो ये ब्रिटेन की सारी हिस्ट्री बताई गई थी, जिसमें मेन जो चीजें याद रखनी है कि बस यही याद रखना है कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हो गया। ईयू में 27 कंट्रीज है, ब्रिटेन एग्जिट क्यों हुआ उसके पीछे ये रीजंस थे। यूरो जोन क्या है, यूरो करेंसी क्या है, कब आई, क्या क्या चीजें हैं, मेन चीजें याद रखनी है, ज्यादा नहीं रखना। फिर है नाफ्टा। पहला है था यूरोपियन यूनियन, अब है नाफ्टा। अब नाफ्टा से पहले मैंने आपको बताया था, पहले बना था कुफ्टा। देखो नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
इसका मतलब जो भी इस कंट्री, जो भी इस ग्रुप में आएगा, वो जो ट्रेड करेंगे वो कैसा होगा, फ्री होगा, जीरो ट्रेड ड्यूटी लगेगी, कोई भी किसी भी तरह की ड्यूटी नहीं लगेगी उनके ऊपर, ठीक है, उसे कहते हैं नाफ्टा। लेकिन इससे पहले बना था कुफ्टा। कुफ्टा बोलते तो कनाडा यूएसए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कनाडा के बीच में एंड यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे कहते हैं कुफ्टा, CUFTA, कनाडा यूएसए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर। अब हुआ क्या था, ये बना था 1988 में, जो कुफ्टा बना था वो कब बना था, 1988 में। अब जब 1988 से धीरे धीरे चीजें चलती रही तो इनकी ना एक कंट्री पे नजर पड़ी, और वो कंट्री कौन सी थी, मैक्सिको सिटी थी। कौन सी थी, मैक्सिको। अब मैक्सिको के साथ इन्होंने कहा कि यार हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा मैक्सिको के साथ होता है, लेकिन वो ट्रेड ना महंगा हो जाता है ड्यू टू बैरियर्स। तो एक काम करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप 1994 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1994 में बनाया गया मैक्सिको के साथ, और इसलिए इसको तब कहा गया था नाफ्टा। क्या कहा था, नाफ्टा, NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें मैक्सिको आता था, कनाडा आता था और यूएसए आता था। लेकिन आया कौन, ट्रंप ने कहा कि क्योंकि काफी सारी चीजें वही इमिग्रेंट वाली प्रॉब्लम और इस तरह ग्रुप बना है, तो यूएसए के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही थी। तो जब ट्रंप आया तो ट्रंप ने एक चीज बोली कि हम जो है इस चीज को खत्म करेंगे, हम एक नया, कंट्रीज वही रहेंगी लेकिन कुछ कंडीशंस हम लोग यहां से हटा देंगे, और नया कंडीशन हटाने के बाद एक नया ऑर्गेनाइजेशन, नया एग्रीमेंट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, USMCA, यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, इसके नाम से बनाया गया था यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ये कब बनाया था, 2018 में बनाया था, जिसमें कुछ कंडीशंस जो यूएसए के अगेंस्ट में थी, मतलब उनसे जिसको प्रॉब्लम हो रही थी, उन कंडीशंस की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो कंडीशंस हटा दी गई ट्रंप के द्वारा, और ट्रंप इसी की वजह से मेनली जीता था यूएसए में। क्लियर, ये था नाफ्टा का। हाँ जी, समझ में आया। सर, हाँ सर, एक डाउट है। हाँ। किसकी नजर मैक्सिको पे पड़ी थी? इन्हीं नाफ्ता की, इन दोनों की कुफ्ता। देखो सुनो तो नाफ्ता तो बना था ना? सुनो बताता हूँ, कहाँ बताऊँ, यहाँ पे बताता हूँ। देखो पहले बना कुफ्टा, CUFTA, कनाडा यूएसए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ये बना। तो ये धीरे धीरे चलते गए, ये बना 1988 में। ये चले थोड़ा थोड़ा चले, तो इनको ना दिखाई दिया कि यार हमारी जो मेजर ट्रेडिंग हो रही है ना, वो हो रही है मैक्सिको के साथ। किसके साथ, मैक्सिको के साथ। तो इन्होंने ना क्या किया, कनाडा ने मिलके, यूएसए ने मिलके मैक्सिको के साथ एक एक ब्लॉक बना लिया। इसे कहते हैं ब्लॉक बनाना, ट्रेड ब्लॉक बनाना, ठीक है, ट्रेड ब्लॉक बना लिया। कब बनाया, 1994 में बनाया, और इस ब्लॉक का नाम रखा गया नाफ्टा, ठीक है। उसके बाद 2018 की बात करें तो 2018 में ट्रंप ने अपने भाषणों में ये बात बोली कि भाई हम जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, इनको सॉर्ट आउट हो नहीं पा रही, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये एग्रीमेंट तोड़ के कंट्री सेम रखेंगे, क्योंकि ट्रेड ज्यादा हो रहा है, तो कंट्री सेम रख के कुछ कंडीशंस को अमेंड करेंगे, जिसकी वजह से हमें ये चीज चेंज करनी पड़ेगी। तो 2018 में आकर इसने, ट्रंप ने क्या किया, चीजें चेंज कर दी, और इसका एग्रीमेंट का नाम बदल कर रख दिया USMCA, ठीक है। तो कनाडा की और यूएसए की नजर पड़ी थी किस पे, मैक्सिको पे। डन, चलिए जी नेक्स्ट। उसके बाद नाफ्टा के बाद एशियान सबसे जबरदस्त टॉपिक, सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा है एक बार बढ़िया वाला। हाँ जी, आया कब, 8 अगस्त 1967 को आया। ओके, इसके कुछ कंट्रीज थी अलग अलग, वो भी हमने देखी थी। मेनली इसकी कंट्रीज थी 10, 5 की कंट्रीज में हमने इसको याद करा था, ठीक है। चलो जी, इसकी कंट्रीज कैसे कैसे थी हम वो भी देख लेते हैं, और शायद ये देखी भी थी, याद है तो वो माता सीता वाली हमने करी थी, याद है। कहाँ गया, चलो पहले एक बार सीक्वेंस में करते हैं काम, फिर देखते हैं। हाँ जी, इसका कुछ विजन वगैरह भी हमने किया था, ये रहा। हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में है, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। उसका कहाँ पे था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। नाफ्टा वाला कहाँ पे था, नाफ्टा वाला कह रहा हूँ, इसका ईयू का कहाँ पे था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और जो अभी नाफ्टा किया उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, उसका हेडक्वार्टर तीनों जगह पे था, यूएसए में भी है,
मैक्सिको में भी है और कनाडा में भी है, कैनेडा यूएसए, में भी है। ठीक है, इन तीनों जगह पे इसका है। अच्छा, अब यूएसए में कहाँ होगा? सेम वॉशिंगटन डीसी में होगा, मैक्सिको में मैक्सिको सिटी में, और कनाडा में क्या नाम है, क्वाटा कनाडा है जगह, ठीक है, वहां पे है इसका, ठीक है। अब एशियान की बात करें तो एशियान जकार्ता इंडोनेशिया में होगा। मोटो इसका है वन विजन वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी, ठीक है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आर कॉमनली नोन एज एशियान इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एम्ड प्राइमरी एट प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। किस चीज के लिए किया गया है? प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। 10 मेंबर कंट्रीज है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा अगर कोई याद दिलाए तो इसकी कुछ ट्रिक करी थी हमने, ध्यान है किसी को? यस सर, करी थी। क्या थी इनकी ट्रिक्स, इन कंट्रीज की ट्रिक्स क्या थी? एक वो तो गई थी ना इंडोनेशिया एक तो वाली, एक तो ये थी, मम्मी पापा के साथ। एक तो ये थी बीवी लाओ एमकॉम, हांगकांग वाली। एमकॉम वाली है ना, बीवी लाओ एमकॉम वाली। सॉरी क्या कह रहे हो आकांक्षा? हाँ आकांक्षा, क्या कह रहे हो? सर, वो मेरा नेटवर्क। हाँ वो देख लिया था, देख लिया था, बस अभी कुछ नहीं, अभी यही किया बस, ये हेडक्वार्टर मोटो किया, और अभी इन कंट्रीज को नाम याद करने की टेक्निक देख रहे हैं। तो बीवी लाओ एमकॉम से, बी से ये ब्रुनेई, फिर वी से था वियतनाम, लाओस से लाओस, फिर एम से म्यांमार, और सी से कंबोडिया। तो ये 5 कंट्रीज तो ये वाली याद हो गई थी। इसके अलावा बाकी 5 कंट्रीज हमने करी थी एक सीता माता वाली से, ठीक है। हाँ जी, बताइएगा कोई मुझे क्या थी ट्रिक? वो थे इंडोनेशिया वाले, मम्मी पापा के हाँ साथ। इंडी घूमने थाईलैंड और सिंगापुर। हाँ, इंडोनेशिया मम्मी पापा के साथ कहाँ जा रहे थे? थाईलैंड और सिंगापुर। नहीं नहीं, चलो ये भी कर लो, थाईलैंड और सिंगापुर घूमने गए थे। सर, वो माता सीता वाली शार्क होती। हाँ वो सार्क में थी, ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है, वो अलग थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, हाँ ठीक है, इंडोनेशिया वाले मम्मी और पापा के साथ कहाँ जा रहे थे? सिंगापुर और थाईलैंड घूमने जा रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी अगले 5 की क्या थी? बीबी लाओ एमकॉम वाली। ये इनकी ट्रिक्स थी एशियान की। उसके अलावा एशियान में कुछ खास और था नहीं जहाँ तक मुझे याद है। एशियान 3 इकोनॉमी की इसकी बात करी गई थी, ये रहा इकोनॉमिकल, हाउ इम्पोर्टेंट इज द रीजन इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे ये बात करी कि ये 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कौन सी है? 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट कौन सी थी? ईयू थी, सॉरी फर्स्ट कौन सी थी? चाइना थी, सेकंड ईयू, थर्ड यूएसए, और 7th कौन सी? ये वाली एशियन। क्लियर? 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? एशियान है। फिर इसका हमने देखा था चाइना के साथ भी लिंकअप। तो एशियान जो है वो फर्स्ट नंबर पे है चाइना के साथ ट्रेडिंग करने में, एशियान फर्स्ट नंबर पे है चाइना के साथ ट्रेडिंग करने में, और चाइना 3rd नंबर पे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा किसके साथ करता है? एशियान के साथ। क्लियर? फिर वही चीजें, 10 मेंबर्स हैं, 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी और 4 बोथ फाउंडिंग, ये फलाना बकवास करी हुई है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ एशियान वगैरह वही चीजें 67 में आया। 10 इसकी कंट्रीज हैं। एशियान 3 में एशियान की कंट्रीज तो आएंगे। एशियान की कितने कंट्रीज? 10 कंट्रीज प्लस 3 कंट्रीज और आ गई। कौन कौन सी? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, और कुछ भी नहीं। एशियान समिट होते हैं, जो अलग अलग मीटिंग्स होती हैं उनकी समिट। एशियान और चाइना के बारे में जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, वही वाली चीजें हैं, ठीक है। अभी एशियान जो है वो फर्स्ट नंबर पे चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करता है, और चाइना जो है वो 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करता है एशियन के साथ, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब सार्क जो है वो हमारे सब्जेक्ट के लिए, हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सार्क का मेंबर कौन है? इंडिया। सार्क को बनाने वाला भी कौन है? इंडिया, ठीक है। तो इंडिया इसमें कंट्रीज, अच्छा पहले आया कब? 8 दिसंबर 1985 को आया सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। रीजनल कोऑपरेशन के लिए कंट्रीज कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये इनकी कंट्रीज थी। कितने हो गई? 1 2 3 4 5 6 7
7 कंट्रीज हो गई। लेकिन अगर अगर याद है तो एक कंट्री और आई थी, बिल्कुल नहीं आई थी, अफगानिस्तान। याद आया? यहां तक 1985 में कितनी थी? 7 कंट्रीज। लेकिन उसके बाद 2007 में जो है वो एक कंट्री नई नई जुड़ी थी जिसका नाम था अफगानिस्तान। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखो, अफगानिस्तान ज्वाइन किया है कब? 2007 में। तो अब एट प्रेजेंट कितनी है? 8 कंट्रीज हैं। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? सार्क का हेडक्वार्टर है जी नेपाल में, काठमांडू नेपाल में। क्लियर? सार्क के बारे में इतनी चीज क्लियर है? तो सार्क बना क्यों था? कॉरपोरेशन के लिए भी एक हम लोग ये पूरा ग्रुप बना रहे हैं कि हमारी जो भी ट्रेडिंग्स होंगी, जो भी सारी चीजें हम करेंगे वो फ्री फ्लो करवा सकें। ठीक है, हाँ हुआ। अब इसमें आई थोड़ी सी प्रॉब्लम, समस्या किसकी वजह से आई? एक ही बुद्धू प्राणी की वजह से, पाकिस्तान की वजह से। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे वो ऊपर देख लेना। इसकी मेन ऑब्जर्वर्स, हाँ ऑब्जर्वर्स, हाँ शायद ये था, शायद ये था। इसमें भी कुछ हमने देखा था ना, इसकी कुछ ट्रिक थी। अच्छा, ये तो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज जो सार्क के अंदर कंट्रीज आती हैं, इन कंट्रीज को कुछ ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, इंडिया और जापान के साथ बढ़िया बनती है, इंडिया जापान के साथ बढ़िया बनती है। श्रीलंका कहाँ पे है? इंडिया के साउथ में है। मालदीव, मालदीव माल कहाँ से लेने जा रहे हो? ईरान से माल लेने जा रहे हो। भूटान, भूटान कैसा है? एक मिनट, भूटान के लिए क्या किया था? भूटान यूरोपियन यूनियन, भूटान का यूरोपियन यूनियन। बंगला, हाँ बांग्लादेश, हमने देखा था कि बांग्लादेश, बंगला मतलब कहते हैं ना बाल बाल कंघी करने को कहते हैं बंगला झाड़ना। जिस तरह आप देखोगे ना यूपी बिहार वाली साइड, तो वो कहते हैं बंगला झाड़ना, तो उससे याद कर सकते हो बंगला झाड़ना। और जो चाइना वाले लोग हैं वो बंगला ऐसे ही झाड़ते हैं, मतलब बाल जो ऐसे साइड साइड कर रखते हैं, तो चाइना पे। नेपाल, मॉरिशियस, नेपाल और मॉरिशियस का रिलेशन देखा था। पाकिस्तान मरा ही रहता है सारा दिन। अफगानिस्तान कंगारू, अफगानिस्तान ऐसे ऑस्ट्रेलिया के साथ ए से याद करा था, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंगारू के रिलेटेड, तो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ। और अगर कोई नई कंट्री जुड़ती है तो उस पर ऑब्जर्वर कौन होगा? यूएसए होगा। ठीक है, नोट डाउन करना ही बड़े, फिर आगे आओ। फिर इसका कुछ सेक्रेटरीट देखा, सेक्रेटरीट में देखा यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से इसका सीक्वेंस बनाया गया था, और इसमें कुछ खास मैंने करवाया भी नहीं, वही सारी चीजें हैं। जो ये बिंदर बीर विक्रम शाह थे ये नेपाल के, इनके थ्रू ये इनॉग्रेट करवाया गया था सार्क। ठीक है, और उसके अलावा इसके सार्क के चार्टर डे भी इसका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्क का चार्टर डे कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या चीजें थी? साफ्टा की बात करी गई थी, क्योंकि पहले मैंने बताया कि पहले पीटीए बनता है, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बनता है, फिर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनेगा। तो पहले पीटीए आता है, फिर एफटीए आता है। हमने चैप्टर की शुरुआत में ऑलरेडी ये चीज पढ़ ली है। ठीक, फिर इसके काउंसिल, इसका जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था वो क्या था? काउंसिल था। पहले आते काउंसिल, जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी थी, हाईएस्ट लेवल पे होगी, पॉलिसी मेकिंग बॉडी होगी। उसके नीचे आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो सारी चीजें जो पॉलिसीज हैं उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम करेंगे। कुछ स्टैंडिंग कमेटी आएगी, फिर प्रोग्राम करवाने का, और फिर कुछ टेक्निकल कमेटी आएगी जो सबसे लास्ट में होती है। ठीक है, ये सारा एक प्रॉपर सीक्वेंस था। इसका कुछ विजन था, विजन भी हमने देख लिया था कि आवर विजन लुक बियॉन्ड रीजनल कोऑपरेशन इन ट्रेड अंडर साफ्टा। क्योंकि अभी वैसे अगर आप देखो ना, ये कहते हैं कि हम लोग साफ्टा हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में साफ्टा हुए नहीं, अभी साफ्टा ही चल रहा है। ठीक है, सॉरी साफ्टा नहीं हुए, साफ्टा चल रहा है। पीटीए चल रहा है कि रिमूव कर रहे हैं, एफटीए नहीं चल रहा। एफटीए लिखा हुआ जरूर मिलेगा आपको हर बुक्स में लगभग, लेकिन अभी तक एफटीए पे आया नहीं है। सार्क सिर्फ पीटीए पे चल रहा है, और जनरली जो कारण रहा है पीटीए पे रहने का, वो रहा है पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि आपको अगर याद है तो मैंने आपको बताया था कि ना इनकी मीटिंग्स थी, कुछ मीटिंग्स भी मैंने आपको लिखवाई थी, किसने लिखी हो तो ये जरा ट्रेड क्रिएशन, ठीक है ट्रेड क्रिएशन तक यहाँ करवाया था मैंने। मीटिंग्स याद है वो लिखवाई थी मैंने, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल वाली। और 19th मीटिंग थी, चलो मैं हाँ वो एक बार प्लीज मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप में करना वाली मीटिंग सेंड, प्रतिभा करना एक बार।
19th मीटिंग ऐसी थी, 19th मीटिंग थी, 19th मीटिंग कहाँ होनी थी, पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन उस वक्त उरी अटैक हुआ था और उरी अटैक होने की वजह से इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हम यहाँ पर कोई भी मीटिंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मीटिंग क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा पहुंचा था, एक कंट्री पहुंची थी, जिसका नाम था नेपाल। तो नेपाल को हमने वैसे ही कह दिया कोई बात नहीं, तू अकेला ही जा रहा है, बाकी तो जा ही नहीं रहे, तू जो तूने करना है वो कर ले। उसके बाद 20th जो थी मीटिंग वो 2019 में होनी थी, लेकिन हुई नहीं उसके बाद, क्योंकि वो प्रॉब्लम आ गई थी, कोरोना वगैरह सिस्टम शुरू हो गया, तो सारा सिस्टम गड़बड़ाया सा रह गया था। बट जनरली उसके बाद से मीटिंग मुझे जहाँ तक ध्यान है कोई हुई भी नहीं है, ठीक है, और सिस्टम बस ऐसे ही चल रहा है। तो अभी तक अगर देखो ना, तो जिस तरह WTO है, WHO है, सार्क है, इन तरह की जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी तो खैर नहीं है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनमें ना कोई एक आधा कोई एक्सेप्शनल केस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। WTO में भी सेम प्रॉब्लम हो रही है USA की वजह से, सार्क में पाकिस्तान की वजह से, उसके अलावा WHO में देखें तो वहां पे चाइना और USA की वजह से हो रही है। हर इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस आपको जरूर मिलेगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है और पूरा वर्ल्ड ढंग से चल नहीं रहा, ठीक है। ये सारा है कि आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब है चैप्टर कौन सा, FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंडिया जो है वो अभी तक 2015 से लेकर 2020 की जो FTP थी, कब से कब तक की, 2015 से लेकर 2020 की जो FTP थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसी को अपना रहे, क्योंकि धीरे धीरे ना इसको बढ़ाते गए थे, कंटिन्यू बढ़ाते गए। पहले 2020 तक थी, फिर इसको बढ़ाया गया क्योंकि कोरोना आ गया, इसकी रिव्यू हो नहीं पाई, इसमें और चीजें चेंजेस हुई, फिर कोरोना के बाद दोबारा कोरोना आ गया, फिर चीजें अभी तक चल रही हैं। तो अभी तक भी अब हम देखें तो जो FTP है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसको ही अपना रहे हैं, कौन से वाली, 2015 से लेकर 2020 वाली, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी में एक्चुअल में होता क्या है, ट्रेड पॉलिसी में होता है जो भी कलेक्शंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है किसके रिगार्डिंग, फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें बनाता कौन है। इसको FTP को बनाने का काम कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करती है। उसके अलावा हर 4 साल बाद, बोले तो हर 5वें साल, हर 5th ईयर में इस FTP की क्या होती है, रिव्यू होती है। और रिव्यू कौन करने आता है, WTO की एक बॉडी आती है जिसका नाम होता है, तुम बताओगे जिसका नाम, जल्दी बोलो, बहुत बार करवा दिया यार, प्लीज जल्दी बोलो, गलत हो यार, TPRB, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। WTO में बार बार कितने बार तो करवाया, ऊपर से तो नहीं जा रहा हमारे, चलो अच्छा। उसके अलावा जो FTP को एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है वो कौन करता है, DGFT करता है। कौन करता है, DGFT करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो DGFT करता है। यहां पे एक वर्ड पढ़ा था हमने, IEC की फुल फॉर्म थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो ये कोड होता है 10 नंबरों का कोड होता है। आपके लिए यहाँ पे था क्या, अगर आप कोई भी गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए IEC कोड जो है वो मैंडेटरी है, नेसेसरी है। लेकिन अगर आप कोई सर्विसेज की रिगार्डिंग कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं, ठीक है। सर DGFT क्या करता है, DGFT FTP को एग्जीक्यूट करवाने का काम करते हैं, डन। चलिए जी, उसके बाद हमने बात करी थी स्टेटस CQCTD की। CQCTD क्या करता है, ये चेक करता है। वो याद है हमने WTO में कल पढ़ा कि ना, जब भी शिपमेंट वाला, कि जब भी शिप में कोई सामान जाएगा तो उससे पहले WTO ना एक बॉडी बनाई है जो शिपमेंट को चेक करने का काम करती है कि चीजें सही है, क्वालिटी, क्वांटिटी, उसका प्राइस, उसकी वो सारी चीजें, पैकेजिंग वगैरह चेक करने का काम करता है। CQCTD याद है, ये वो काम करते हैं। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इसके अंदर ने एक चीज बना दी, कह दिया कि स्टेटस होल्डर। हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटस होल्डर बनाएंगे। स्टेटस होल्डर कैसे कैसे होगा, स्टेटस होल्डर बनाने का एक तरीका होगा अलग तरीके से। अब तरीका अलग क्या होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 स्टार
1 स्टार हाउस एक्सपोर्ट हाउस, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, फिर 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस और 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस होगा कैसे कैसे 3, 25, 100, 500, 2000। मैंने याद करवाया था कि 100, 500 और 2000 का नोट होता है 3, 25, 100, 500, 2000। ठीक है, तो इसके बीच में कंफ्यूज मत होना। 3, 25, 100, 500, 2000, 3, 25, 100, 500, 2000, 5-7 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि करंट ईयर प्लस में पिछले 2 साल, 2 प्रीवियस ईयर का टोटल एक्सपोर्ट आपका 3 मिलियन यूएस डॉलर अगर है तो आप किस में आएंगे, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस में आएंगे। वैसे ही करंट ईयर प्लस 2 प्रीवियस ईयर का टोटल एक्सपोर्ट अगर आपका 25 मिलियन यूएस डॉलर से है तो सेकंड में, उसके बाद 100 मिलियन यूएस डॉलर से तो थर्ड में, 500 मिलियन यूएस डॉलर है तो फोर्थ में, और 2000 मिलियन यूएस डॉलर है तो फिफ्थ में आएंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपने अगर अपना एक सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई इसमें ये क्वालिटी है, ये स्पेसिफिकेशन है, ऐसे ऐसी चीजें हैं, तो हम आपका शिपमेंट वाली जो चीजें हैं वो चेक नहीं करेंगे, हम आपके इस सर्टिफिकेट पे भरोसा कर लेंगे। क्लियर? ये सीक्यू सीटीडी के अंदर आएगा? सीक्यू सीटीडी के अंडर नहीं आएगा। सीक्यू सीटीडी ना एक कमेटी है, इसकी फुल फॉर्म होती है, मैं लिख देता हूं, कमेटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट। तो एक कमेटी है जो ट्रेड डिस्प्यूट सही करवाने का काम करेगी, क्वालिटी के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट आ गई तो वो करवाने का काम करेगी। सीक्यू सीटीडी अलग चीज है, बस सीक्यू सीटीडी ना एक ऑप्शन निकाला कि आप जो ये काम चीजें कर रहे हैं ना, हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं, हम आपके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट आ रही है, ये हम सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप क्या करते हो, आपने ये सारे कंडीशन फुलफिल करे तो हम आपकी क्वालिटी को कोई भी हाथ नहीं लगाएंगे, आपने जो कह दिया हम वो सच मानेंगे। ठीक है? अच्छा, फिर हमने देखा यहां पर कुछ रिवार्ड स्कीम लेके आए इनके, इसके बाद ही हमने देखा कुछ रिवार्ड स्कीम कैसे कैसे आई थी। एक तो थी MEIS, क्या फुल फॉर्म थी, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और एक थी कौन सी, SEIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, यहां पे हुआ क्या, यहां पे हमने ये चीज देखी कि यहां पे ऑलरेडी ना पहले 5 स्कीम्स थी। उन 5 स्कीम में मोदी जी ने आके क्या किया, एक स्कीम को ऐड कर दिया और उसके बाद इन सभी 6 स्कीम को खत्म करके एक नई स्कीम लेके आए, एक 6th नई स्कीम लेके आए जिसका नाम था MEIS। किसके ऊपर होगा ये, गुड्स के ऊपर होगा। अब यहां पे हुआ क्या, इनसे मिलती है क्रेडिट स्क्रिप्ट। क्या मिलती है, क्रेडिट स्क्रिप्ट। जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे उतना आपको क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगा। ठीक है, अब इनसे कर क्या सकते हो, इनसे आप अपने जो भी टैक्सेस हैं, जो भी आप ड्यूटीज हैं, उनको पे आउट करने में हेल्प करते हैं। ये आपकी था कैसे, पहले था ये 2, 3, 5%, पहले था 2%, 3% और 5%। इसको खत्म करके इनको बढ़ा दिया गया, बढ़ा के क्या कर दिया, 2 से इंक्रीज कर दिया, 4%, 5% और 7% कर दिया। ये था MEIS। क्लियर? फिर SEIS में क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसमें भी सेम स्क्रिप्ट मिलती है। आप क्या कर सकते हैं, सर्विस के रिगार्डिंग कोई भी ड्यूटी पे करनी है तो आप उसको इन स्क्रिप्ट के थ्रू पे कर सकते हो। इसमें भी थी 3% और 5% थी, जिसको बढ़ाकर 5% और 7% कर दी गई। क्लियर? ठीक है जी। इसके अलावा इस चैप्टर में था हाउस हो गया आपका, बूस्ट मेक इन इंडिया, बूस्ट रह गया, बूस्ट टू मेक इन इंडिया, बूस्ट दिया गया मेक इन इंडिया स्कीम को। यह बात बोली गई कि हम आपसे ना 0% का क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, 0% आप पे क्या लगाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन कंडीशन है कुछ, कंडीशन क्या,
मान लो जितना ज्यादा ड्यूटी आपकी माफ कर दी, जितनी भी ज्यादा ड्यूटी माफ कर दी बोले तो उसका क्या होगा, 6 टाइम बोले तो 90% आपको एक्सपोर्ट करना होगा कितने सालों में, 6 ईयर्स में। कितने सालों में, 6 ईयर्स में। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, ये तो थे किसके लिए, अगर आप बाहर से कोई इंटरनेशनल या किसी अदर कंट्री से आप क्या करते हैं, अदर कंट्रीज का गुड्स यूज करते हैं या रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि अगर आप डोमेस्टिक कंट्री के गुड्स को, डोमेस्टिक कंट्री के रॉ मटेरियल को यूज करके और कुछ सामान बनाओगे तो हम क्या करेंगे, आपका 75% जो है वो आप एक्सपोर्ट करो। हमने आपकी क्या कर दी है, लिमिट जो है वो कम कर दिया, आपको सिर्फ 75% ही एक्सपोर्ट करना होगा। लेकिन वो वही सेम चीज है कि 6 टाइम हो गया, ठीक है, बट कितने सालों में करना होगा, 5 ईयर्स में करना होगा, ठीक है। ये बोलो, फिर से बोलो। बूस्ट टू मेक इन इंडिया में ये बात बोली गई कि हम आपको जितना भी सब्सिडी देंगे ना, पहली बात तो इसने ये कहा कि आपको ना कैपिटल गुड्स का जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं कैपिटल गुड्स का, उससे कुछ सामान बनाते हैं, तो हम आप पे 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। क्लियर। लेकिन कंडीशन ये है, कैसे लगाएंगे, अगर हमने जितना भी आपका माफ किया, मान लो 100 रुपए माफ किया, तो उसका 100 रुपए का 90% आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। 90% आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कितना टाइम में करना पड़ेगा, 6 ईयर्स में करना पड़ेगा। ये तो कंडीशन थी वो वाली जब आप दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में कुछ रॉ मटेरियल मंगवाते थे और उसके बाद उसको बना के दोबारा से एक्सपोर्ट कर देते थे। मगर ये बोला गया कि आप बाहर से मत मंगवाओ, आप अपनी कंट्री का रॉ मटेरियल यूज करो और उसको एक्सपोर्ट करो, तो आपको 90% एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जितना भी आपका वो माफ किया गया है, ड्यूटी माफ करिए, उसका 75% आपको एक्सपोर्ट करना है। कितने सालों में, 5 सालों में। जो हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, हाँ, जो भी कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट होगा 0% उसका माफ कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कुछ और इसमें था, हाँ, इसके कुछ पोर्ट हमने करे थे, खत्म हो गए। हाँ जी, कुछ पोर्ट्स करे थे हमने, एडिशनल पोर्ट्स। एडिशनल पोर्ट्स में हमने ये बात बोली गई थी कि यहाँ पे 3 तरह के नए पोर्ट्स आए थे। एक तो आया था कैलीकट एयरपोर्ट। कैलीकट एयरपोर्ट, अच्छा ये कर लिया था क्या? हाँ सर, ये कर लिया। ठीक है। केरला एंड एराकोंडम ICD, ठीक है। और एक था अपना तमिलनाडु वाला, ठीक है, तमिलनाडु वाला। ये 3 अपने आए थे यहाँ पर, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के वो करवाने के लिए, ठीक है, एडिशनल पोर्ट्स बनवाए गए थे। उसके अलावा ड्यूटी फ्री टैरिफ स्कीम्स लेके आए थे, जिसमें 33 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं। ये करवाया था मैंने? नहीं, आपने टाउन ऑफ एक्सपोर्ट्स कराया था 33+2। हाँ, रुको, एक चीज और रहेगी। अच्छा, CKOCTD का तो करवाया था। CKOCTD के 22 ऑफिसेज हैं, लिख लो सर। करवाया था, मेरे को याद है, CKOCTD का करवाया था। प्रतिभा कर लो, लिख लो, CKOCTD के 22 ऑफिसेज हैं। हाँ जी, 22 ऑफिसेज हैं। अब जो DFTP है, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस, DFTP, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस, ये ना, ये जबरदस्त चीज है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जिसने ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस, हालांकि ये स्कीम है एक ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम, ठीक है। ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम के अंदर ये हुआ कि इंडिया फर्स्ट कंट्री ऐसा बना जिसने 33 कंट्रीज पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया हुआ, 0 टैक्स है, 0 टैक्स, ठीक है। उसके अलावा हमने 2 और करे थे जहां पे एक्सपोर्ट जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा
होता था, ठीक है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा होता था, उन्हें हम कहते हैं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। दो तरह की थी, एक तो थे कौन सा, विशाखापट्टनम वाला, और दूसरा कौन सा था, भीमावरम। भीमावरम। ठीक है, सर ये क्या था? ये एक्सपोर्ट थे, मतलब टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस थे। आपने सिर्फ नाम लिखवाए थे बट एक्सप्लेन नहीं किया था। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट क्या था? टाउन ऑफ मतलब एक्सपोर्ट, रुक बताता हूँ, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का मतलब यहाँ पे ये था कि आपका जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है वो 1 करोड़ और मोर का एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। उन एक्सपोर्ट्स को क्या कहा जाता है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस कहा जाता है। इसमें दो तरह के टाउन्स आए थे, दो तरह के एक्सपोर्ट वाले जो वो थे, एरियाज थे, वो आए थे। एक तो था कौन सा, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, और दूसरा था भीमावरम। ठीक है जी। हाँ। फिर उसके बाद इसमें शायद एक चीज और बताई थी, मॉरिशियस के साथ सबसे ज्यादा डीलिंग होती है, और बाकी बस और सी फूड मेनली होता है। सी फूड मेनली वगैरह, ये सारी चीजें थी। ठीक है, ये है आपका पूरा इंटरनेशनल बिजनेस। और इस पे 0% सब्सिडी वो लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है? 0%? अभी तो आपने बोला किस पे? 1 करोड़ और मोर, 33 कंट्रीज पे क्या 0%? 0% टैक्स, इंडिया 0% टैक्स लगाता है ऐसी 33 कंट्रीज पर, फर्स्ट कंट्री हाँ, बने। तो वो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट नहीं आएगा ना? नहीं, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट में नहीं आएगा वो। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट में तो ये वाले आएंगे, दो एरियाज आएंगे ये वाले, तो फिर विशाखापट्टनम। आपने 0% टैक्स किस पे बोला? DFTP पे? डीएफटीपी स्कीम है इंडिया में, ठीक है। डीएफटीपी एक्चुअली स्कीम है उसकी ही, डब्ल्यूटीओ की। उसमें ये बात है कि इंडिया जो है, मतलब ये बात है कि जितने भी कंट्रीज पे आप ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ट्रेड करेंगे वो आपकी इंक्लूड होती रहेंगी। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बना है जिसने 33 कंट्रीज पे 0 टैक्स लगाया हुआ है, ओके। ठीक है। और ये चीज दूसरी है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अलग चीज है। यहाँ पर दो पोर्ट्स ऐसे आए हैं जो कि जिन पोर्ट्स के थ्रू एक्सपोर्ट होता है 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का, वो दो एक्सपोर्ट पोर्ट्स कौन कौन से हैं, विशाखापट्टनम और भीमावरम। ठीक है, मेरी तरफ से इंटरनेशनल बिजनेस हो भी गया पूरा भी, डिटेल में भी और रिवीजन भी। अब आप करो, नया ना समझ में आए तो फिर पूछो।